ये सारे ग्राफ्स हैं फिज़िक्स में, तुम्हारे जितने भी ग्राफ हैं आईएससी की बुक में वो सारे ग्राफ यही हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इजी हैं ग्राफ, ज़्यादा टफ नहीं है। दो तीन चीज़ें ग्राफ टफ हैं वो मैं बता दूंगा। बाकी चीज़ें तुम्हें बस इतना याद रहना चाहिए कि अगर फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। फोर्स का अगर लेट सपोज कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर रिलेशन है तो सॉरी स्क्वायर रिलेशन है तो और ज़्यादा कर्वेचर वाला ग्राफ बनेगा। ऐसा बन रहा है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन स्क्वायर है तो डायरेक्ट लाइन तो बनेगी पर थोड़ा सा कर्वेचर ऊपर को चले जाएगा, ठीक है। यही है ग्राफ और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। को कहाँ से आए, कूलम्स लॉ से। तो क्या कह रहा है ये, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आर पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, जिन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है ग्राफ, उन दोनों के बीच में देखा कि कैसा रिलेशन है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ग्राफ बना ऐसा, ठीक है। दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा, ठीक है। ये फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। फिर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगी, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। कैसा, ऐसी कोई चार्ज लाइन होगी, ठीक है, जिसके पास चार्ज है, ठीक है। तो इससे कैसे डिस्टेंस, लेट सपोज हम याद है जब हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं तो एक वो बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, फिर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे देखते हैं। तो वही है कि सेंटर से निकलते हुए अगर मैं इसका अपर व्यू बनाऊँ, टॉप व्यू बनाऊँ, तो ऐसा होगा, ये वो लाइन है चार्ज वाली। तो यहाँ से दूर 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 जाते हुए मेरी कैसे क्या चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ये है लैम्डा, क्या है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर याद नहीं है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये रही लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये रहा आर, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स बना दिया। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ड्यू टू है इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज याद है, ऐसा होता था, प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसे, और इधर और इधर ये क्या भेजती थी, अपने चार्जेस भेजती थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों तरफ आउटवर्ड चार्ज आएगा, है ना। बट इसके फॉर्मूले में आर तो है ही नहीं। जब आर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन शीट है, प्लेन शीट है तो अपना चार्ज अपने तरीके से भेज रही है, नो डिस्टेंस पे कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, किसमें, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। थिन स्पेरिकल शेल मतलब ऐसी शेल होगी, अंदर खाली है, शेल बोल दिया तो अंदर खाली है, अगर स्पेयर बोलता तो अंदर भरा होता, ऐसे थिन स्पेरिकल शेल है, ठीक है, थिन स्पेरिकल शेल। अब मुझे पता है अगर ये शेल है तो सारा चार्ज तो बाहर होगा। अब जब सारा चार्ज बाहर होगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, अंदर नहीं होगा। इसीलिए देखिए बना रखा है मैंने, ये देखो जी डिस्टेंस है, सेंटर से लेके इसकी रेडियस तक, इसकी रेड सॉरी सरकमफेरेंस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब सरकमफेरेंस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज यहीं पे एक्वायर हो रहा है। इससे थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो रिलेशन तो ये हो जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ते 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 क्या हो रहा है, ये ई और आर का इन्वर्स रिलेशन हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक जीरो होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। नो चार्ज लिखा हुआ भी यहाँ पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल और आर में रिलेशन देखो। तो अब देखो अगर ऐसा आया कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ क्या है, कैसे करोगे। एक ही ग्राफ में बनाने के लिए आया कि एक ही ग्राफ में पहचानो कि कौन ज़्यादा वो है। एक ग्राफ होगा ऐसा, थोड़ा सा
और दूसरा होगा ऐसा, मतलब थोड़ा नीचे वाले में थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा स्टीपर होगा ना वो स्क्वायर वाला ग्राफ है। क्या है? स्क्वायर वाला स्टीपर, क्योंकि ये क्या है, अगर स्मॉल चेंज इन, चलो एक क्वेश्चन से करते हैं इसको, समझते हैं कि सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें सेम है। आर पहले 1 था, ठीक है, अब आर 2 हो जाता है, तो वी क्या हो जाएगा? 1/2 पुराना वाला वी, लेकिन ई क्या हो जाएगा? 1/4 पुराना वाला ई। तो इस पे ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो स्टीपर चेंज किस पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस का क्या होगा? ज़्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये कैपेसिटेंस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है कब? जब स्पेरिकल कौन होता है? स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। दूसरा क्या है? हाँ, और बाकी ये पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर नीचे लिखे हैं मैंने, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज का क्या ग्राफ, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस चार्ज का क्या रिलेशन होता है? तो ये है यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, हाफ सी वी स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, वी को क्या लिख दिया? वी को मैंने लिखा क्यू बाई सी, लिख सकता हूँ मैं, क्यू बाई वी को लिखा मैंने क्यू बाई सी, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और सी से सी कट गया। तो क्यू और सी का रिलेशन कैसा है? यू, सॉरी, क्यू और सी का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यू स्क्वायर और सी, ऐसा रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे क्यू में हल्का भी चेंज करता हूँ मैं तो सी में एक डायरेक्ट चेंज आता है। अगर ये स्ट्रेट रिलेशन होता, कौन सा रिलेशन होता? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा कर्व है ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस वी का ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी ये रही यू, पोटेंशियल एनर्जी और वी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर वही वाला कर्व वाला, कर्वेचर वाला, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल चेंज इन वी विल गिव यू लार्ज चेंज इन ठीक है, लार्ज चेंज इन सी। अब ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो इससे क्या क्या आ सकता है कि ए पे कैसे डिपेंड करता है, डी पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ए पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लेट सेपरेशन पे डी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोई बड़ी खुदा की तोप तो है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं दोनों, और इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता भी नहीं है कि है, ठीक है। हाँ, इनमें से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं इस उसके किसके, फिजिक्स के। क्या बोला? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, अब मैंने वो नहीं वाले फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, म्यू नॉट आई वाला, बी इज म्यू नॉट आई, तो बी और आई में क्या रिलेशन है, मैंने वो नहीं लिखा। बी और आई में रिलेशन स्ट्रेट लाइन है भाई, अब इतना तो तुम्हें आ ही गया होगा ध्यान में, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं तो ये रहा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक विद राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो अच्छा, तो हमें इतना समझना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक में तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक में तो कुछ होता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसके एलिमेंट तो पहले ही अलाइंड होते हैं पहले ही अलाइंड होते हैं। तो हमने बोला कि डायमैग्नेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑल्सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। तो अगर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आएगा तो डायमैग्नेटिक का क्या बनाना है? नेगेटिव साइड में बनाना है ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक का क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन इस तरीके से बना। अब ये है फेरोमैग्नेटिक वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक दो रिलेशन शो करता है, पहले ये डाउनवर्ड जा रहा होता है, फिर ये थोड़ा सा कर्वेचर शो करता है। अब ये क्यों है? ये बीच का टेम्परेचर जहाँ पे इसने चेंज किया है अपना ये ग्राफ, उसको बोलते हैं टी सी फॉर क्यूरी टेम्परेचर,
अभी क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं ऐसा वाला, तो पैरामैग्नेटिक भी। तो कभी क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन आ गई, या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो कैसे क्या लिखोगे? क्यूरी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, और ये उसका ग्राफ है, ठीक है। नो अब इन ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट भी हैं, और अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है ना, तो तुम्हें इतने सारे ग्राफ याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो, एक सेकेंड, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। जब अगर केवल रेजिस्टेंस हो किसी सर्किट पे, क्या हो? केवल रजिस्टर लगाओ एक सर्किट पे, तो हमें पता है आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर ही होता है, और हर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है। बस इस आर की जगह चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, कि अगर इंडक्टर लगा है तो नीचे इंडक्टेंस होगी, मतलब एक्स एल होगा। एक्स एल फॉर, एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, ठीक है। अगर कैप ओनली कैपेसिटर लगा है तो एक्स सी होगा। क्यों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन ये देखो, ये ना फैंसी नाम है, कौन कौन से, जैसे हमने नाम लिखे ना, ये हम बोलते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। कुछ नहीं है ये रेजिस्टेंस ही है, ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। जब हम एलसीआर पूरा एक सर्किट बनाते हैं ना, तो जब हम जेड निकालते हैं, जेड निकालते हैं, तो इम्पीडेंस निकालते हैं, तो जेड में सबको ऐड करते हैं, ये ऐसे करते हैं, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं, एक्स सी माइनस एल एक्स एल, हाँ जो भी है, करते हैं, करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में ये क्या है? रेजिस्टेंस ही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्चुअल में क्या है? ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इनको रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करो, ट्रीट करो। अच्छा, तो अगर ये रिलेशन है, तो आई और आर का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ ना बोल दे भाई, है ना। आई और ओमेगा, भैया ओमेगा यहाँ है ही नहीं, तो कोई रिलेशन होगा नहीं, लेकिन आई तो चलता रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो मैंने क्या कहा? वी नॉट तो ऊपर रहेगा ही, नीचे आर की जगह क्या आ जाएगा? अब क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, या फिर एक्स एल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ओमेगा और आई का रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन, ये रहा। आई और एफ का रिलेशन क्या होगा? तो मेरे को पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है? टू पाई एफ, टू पाई एफ। तो टू पाई एफ जहाँ ओमेगा होगा वहाँ एफ होगा, एफ और ओमेगा डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं, तो आई और एफ भी क्या बनाएंगे? इनवर्स रिलेशन। एक्सएल और ओमेगा का रिलेशन पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत? अगर फॉर्मूले पता है अच्छे से, तो ग्राफ कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, इसको आगे लिखना चाहिए था, इसको पीछे लिखना चाहिए था। तो देखो, अगर मैं इसको छुपा दूँ, टेप कहाँ गया? सॉरी, ये टेप नहीं है, हाँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा रिलेशन ये है, किसका? आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, वी नॉट अपॉन एक्स सी। एक्स सी क्या है? एक्स सी क्या है? क्योंकि कैपेसिटर है केवल, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी लिखूंगा अगर यहाँ पे, तो ये ऊपर चले जाएगा, ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो आई और ओमेगा में कौन सा रिलेशन हो गया?
आई और ओमेगा में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई और ओमेगा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आई और एक्स सी में क्या रिलेशन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आई और एफ में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों सेम होते हैं। एक्स सी और ओमेगा में क्या रिलेशन हो गया, एक्स सी और ओमेगा में क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, कोई डरने की बात तो है नहीं। नाउ अच्छा, एलसीआर सर्किट में एक चीज़ याद रखने वाली है, ये एलसीआर वाला सर्किट, ठीक है। इसमें तीनों सर्किट जब होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है ना, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि कौन किसको लीड करता है, कौन किसको वो करता है, प्रिसीड करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक 3 डायमेंशन बना लेना। सबसे पहले यहाँ रखना आर को, क्या रखना, आर को, क्योंकि वी आर जब केवल रजिस्टेंस होता है तो आई और आर सेम फेज में होते हैं, ठीक है। और जब सी जो कैपेसिटर लगा होता है तो करंट आगे होता है, करंट आगे होता है, ठीक है। और अगर इंडक्टर लगा है तो वोल्टेज क्या होता है, करंट से आगे होता है। क्या बोला मैंने, कि अगर ओनली कैपेसिटर है, इंडक्टर है, सॉरी बाहर होली मना रहे हैं लोग, पागल हो रखे हैं तो हल्ला भी आ रहा होगा। रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ओनली रेजिस्टेंस है तो आई और वी क्या है, सेम फेज में। जब कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर पीछे है तो आई क्या कर रहा है, आई लीड कर रहा है, लीड्स वी, ठीक है। जब इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर ऊपर है, सॉरी, वी लीड्स आई। समझ में आती है मेरी बात, हाँ। अच्छा, ये वो जेड का फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा था अभी तक, ठीक है। अब रेजोनेंस में क्या होता है, एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाता है, एक्स सी एक्स एल के इक्वल हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये अभी बता दूंगा। ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर बनता है, एल सी वगैरह बनता है। तो अगर यहाँ पे ओमेगा एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया तो जेड इज इक्वल्स टू आर हो जाता है, जेड इज इक्वल्स टू आर हो जाता है। अच्छा, नाउ मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ और ये क्वेश्चन होंगे कैसे, कहाँ से आया। एक ग्राफ आता है कि अगर क्या बोलते, अगर रेजोनेंस में है, क्या, अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है तो आई और एफ का एक ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, आई और एफ का एक ग्राफ बनाओ। तो आई और एफ का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का। अब ये है क्या चीज, आई, आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम तब होगा जब सर्किट रेजोनेंस में होगा, व्हेन सर्किट इन रेजोनेंस। अब बात भी सही है, देखो ना, रेजोनेंस में होने का मतलब क्या है, ये करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आर ज़्यादा हो, करंट V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आर को कम करना पड़ेगा, सॉरी आर को कम करना पड़ेगा। आर मिनिमम कब होगा, जब ये केवल आर रह जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाए, ये दोनों जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आई मैक्स कब होता है, जब सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में, इसके पहले भी रेजोनेंस में नहीं है, इसके बाद भी रेजोनेंस में, ये ठीक है। और ये क्या है, एफ नॉट, ये एफ नॉट कहाँ से आया भैया, ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या है, रेजोनेटिंग नेटिंग फ्रीक्वेंसी। अभी आई कहाँ से, बोला कि मैंने कहा जब रेजोनेंस में होता है तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आ गया। फिर मैंने ओमेगा को लिखा 2 पाई एफ नॉट। अब ये एफ नॉट क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, ठीक है। तो ये रूट एल सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल सी के,
ठीक है, ये एफ नॉट वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसपे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है हमारा करंट। अगर मैं इम्पीडेंस जेड, इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो ये उल्टा होगा। क्यों? इम्पीडेंस क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगी? जब रेजोनेंस में होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो ये रहा जेड, तो यहाँ पे जेड मिनिमम लिख सकते हो तुम। ये जेड मिनिमम है क्योंकि रेजोनेंस एफ नॉट पे क्या होता है, रेजोनेंस में होता है जब, तो एफ नॉट मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम होता है, इसलिए उल्टा ग्राफ। तो ये दो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जितना हो सकता है। एक सेकेंड। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, लोग होली में इतना पागल क्यों हो जाते हैं। अप्लाई टू माई फैमिली ऑल्सो। सुबह 5 बजे से लगे हैं बिना बात के। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, कि ये दोनों ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आएंगे तो इन 4-5 ग्राफ में से ही आएगा तुम्हारे पास। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कह दिया भाई, है ना। ये एल वाला दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट। नाउ, अब एक दो ग्राफ रह रखे हैं, ये थोड़े थोड़े से ग्राफ हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा ये है ये है ई एम वेव का ग्राफ। तो ई एम वेव में हमने पढ़ा है कि ई एम वेव में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों के कहाँ प्रोपोगेट होते हैं, जहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, दोनों एक दूसरे के, वो अलग पांडे की वीडियो देखी होगी तुमने, ऐसी ऐसी वाली। ठीक है, वही है ये। नाउ, ये किसका है? ये है रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स में आई वर्सेस डेल ग्राफ है, मतलब इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ होता है उल्टा सी, या उल्टा कुछ भी बोल सकते हो इसको तुम, ठीक है, हाफ सर्कल टाइप कुछ भी। यहाँ पर पॉइंट में क्या ये डेल्टा है, मतलब मिनिमम डेविएशन है एंगल का। ठीक है, अच्छा, ये रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या है? डबल स्लिट। डबल स्लिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल स्लिट में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ ग्राफ चिपकावा आ सकता है कि बताओ कि डबल स्लिट में क्या बोलते हैं, डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस और आई का क्या ग्राफ होता है। ये आई क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कितना ब्राइट और कितना डार्क होगा। तो सारे क्या बनते हैं यहाँ? सेम। डबल स्लिट में एक बात होती है, सेम इंटेंसिटी होती है फ्रिंजेस की, सेम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, सेम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस होती है, इसलिए ग्राफ क्या है? बराबर बराबर है। अब अगर लग नहीं रहे होंगे तो बुक में बराबर बनाना, और ये मार्किंग जरूर याद रखना कि जहाँ जहाँ टॉप होगा इंटेंसिटी मैक्स है, मतलब ये ब्राइट फ्रिंजेस है। ब्राइट फ्रिंज 2 पाई सॉरी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे होते हैं। ये रहा सिंगल स्लिट, वही पाथ वर्सेस इंटेंसिटी। और मुझे पता है सिंगल स्लिट में क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज सबसे ब्राइट होता है, फिर लाइटर 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 होते रहते हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे होते हैं? ये कौन से पॉइंट बना रखे हैं मैंने? ये वो वाले पॉइंट बना रखे हैं। कौन से वाले? ये फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा वाले पॉइंट। समझ में आती है? हाँ, ये दोनों ग्राफ भी देख लेना अच्छे से। तो अभी तक मैंने कितने ग्राफ इंपॉर्टेंट बताए? दो ये रहे इंपॉर्टेंट, दो ये रहे इंपॉर्टेंट, 4, 5, 6, 7, 7 और 8। 8 ग्राफ अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये ग्राफ कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है तुमको। ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से देखना, क्योंकि डुअल नेचर में, ये डुअल नेचर शुरू हो रहे हैं अब से, कि डुअल नेचर में कहीं से भी ग्राफ पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि डुअल नेचर में कुछ है ही नहीं और। ठीक है, तो पहला है इंटेंसिटी वर्सेस पीसीसी। पीसीसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो करंट है वो जब हमने बोला ना फोटोन की टर्म्स में आता है, तो फोटोन की टर्म वाला करंट है, पीसीसी करंट है। जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उनके नंबर ऑफ, सॉरी, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उनका पीसीसी बढ़ेगा। तो पीसीसी और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारों को क्या लगता है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी ना तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है, इंटेंसिटी एनर्जी नहीं बढ़ाती है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइट कितनी है, मैंने ये नहीं बोला एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, सनलाइट सेम डे, बरसात के बाद क्या लगता है, सनलाइट बहुत ब्राइट है, मेरी आंखों में बहुत चमक रही है, किसी दिन नहीं बोलते यार आज ना आंखों में चमक रही है सनलाइट, लेकिन गर्मी नहीं है। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो वो एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी मतलब, लाइट की इंटेंसिटी अब होता है ना कि एक बल्ब पुराना हो गया और एक बल्ब नया है, तो वो वाइट वाले बल्ब होते हैं जो एलईडी बल्ब, तो नया वाला बल्ब क्या करता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, वो लाइट ब्राइट 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 देता है लाइट। और जो ओल्ड बल्ब होते हैं वो डिम लाइट देते हैं, लेकिन एनर्जी तो दोनों बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये रही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। कि इस ये वाला रीजन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले कोई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही नहीं दिखेगी मुझे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले ये पढ़ लेते हैं। हमने बोला जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, ये कौन से है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, electrons emitting from metal surface। क्या कहा मैंने कि पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एमिटिंग फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे उनकी कितनी होगी, तो मेरे को पता है एच वी, ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ इनकमिंग रे, जो मेटल पे रे डाला जा रही है उसकी एनर्जी है ये। और ये एच न्यू नॉट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस मेटल के पास कितनी एनर्जी सक करने की टेंडेंसी है, मैंने बोला है ना कि अगर मैं थप्पड़ मारता हूँ, मैंने 4 थप्पड़ मारे और तुम्हारी टेंडेंसी है 3 थप्पड़ खाने की, तो मैं जब तक 2 थप्पड़ मार रहा हूँ तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे, पर मैंने जैसे ही चौथा थप्पड़ मारा, तीसरा थप्पड़ मारा, 3 थप्पड़े में तुम सह लोगे, जैसे ही चौथा थप्पड़ मारा वैसे तुम्हारे आंसू गिर जाएंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे वो आंसू की है, आंसू की है। ये मेरे थप्पड़ है और ये तुम्हारी सहनशीलता है, सहनशीलता, ठीक है। तो सहनशीलता को अगर मैं जितने थप्पड़ पड़े उससे माइनस कर दूंगा, ठीक है, उससे माइनस कर दूंगा तो कितने आंसू निकलेंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वायलेंट एग्जाम्पल है बट हाँ, ठीक है। अरे ये क्यों लग कर दिया, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी है ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही स्टार्ट होगी। अगर देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस वी से कम है, इफ न्यू नॉट तो आइए इस लेस देन न्यू नॉट, तो एमिशन होगा ही नहीं। अब जब एमिशन नहीं होगा तो मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ से देखूंगा भाई, है कि नहीं है। तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी किसके बाद है, म्यू नॉट के बाद है, न्यू नॉट के बाद क्या है, न्यू नॉट के बाद, ये देखो न्यू नॉट के बाद डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का, है कि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, ठीक है जी। अब ये बैक बैक ट्रेस क्यों कर रहा हूँ मैंने कहा अगर मैं इसको बैक ट्रेस करता हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी पे क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो ये इंटरसेप्ट कौन सा है, ये मैंने फाई नॉट क्यों लिखा, इसको फाई नॉट को क्या भी लिख सकता हूँ, एच न्यू नॉट। तो देखो हमेशा जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो इसको कंपेयर किया जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। ये y और x कौन होते हैं जिनका रिलेशन मुझे चाहिए, y कौन है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, x कौन है यहाँ पे, x कौन है यहाँ पे, म्यू,
ठीक है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और म्यू के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखो, ये रहा मेरा y, इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ, ये रहा मेरा y, ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा m, क्या रहा मेरा m, ये हो गया स्लोप। क्या हो गया? स्लोप। और ये हो गया मेरा क्या? इंटरसेप्शन। c इज अ इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन जहाँ पर भी वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा वो इंटरसेप्शन है। तो अगर मैं इसको माइनस एच न्यू भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर मैंने फाई नॉट लिख दिया तो भी कोई। अगर इसका स्लोप पूछेगा कोई तो तुम सीधे सीधे बता सकते हो स्लोप इज एच, तो स्लोप इज इक्वल्स टू एच। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब हाँ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए कि यहाँ तक तुम पहुँच जाओ। ठीक है, कि मैंने कहा कि ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये रहा एच न्यू अपॉन ई। इतना तुमने डेरिवेशन में हमने कर रखा है सब कुछ, तो मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, दोनों में ई है। मैंने क्या कहा? एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह इसको रिलेशन में डालो। मैंने एच न्यू नॉट को म्यू फाई नॉट लिख लिया। मेरे को पता है कि भाई साहब हैं एक्स वाई, भाई साहब हैं एक्स, ये दोनों हैं एम, और ये भाई साहब हैं सी। और डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट रिलेशन है। और मुझे पता है जब तक ये म्यू नॉट से ऊपर नहीं होगा म्यू, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से ऐसा बना दिया कि भैया म्यू नॉट के बाद ही मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ी। बैकवर्ड ट्रेस करा तो इंटरसेप्शन क्या आया मेरा? फाई नॉट अपॉन ई। फाई नॉट अपॉन ई आया, फाई नॉट अपॉन ई लिख दिया। स्लोप क्या है? एच अपॉन ई। एच अपॉन ई आ गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। नाउ पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही हैं ये दोनों ग्राफ, बट एक ग्राफ है इंटेंसिटी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो देखो इंटेंसिटी इस तरफ है, ये इंटेंसिटी है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, ये देखो इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। मैंने लिखा कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I, तो ये PCC है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे तो वो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं दिख रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या क्या होता है? इंटेंसिटी का इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये इंडिपेंडेंट होता है कि तो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दूं सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। थोड़ा सा ग्राफ गलत सा बन गया है लग रहा है। ये सारे ग्राफ इस तरीके से है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो। एक काम करते हैं, फिर से बना देते हैं। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, हाँ। अब ये टर्न टून मैं नहीं बना रहा, बस ऐसा सिंपल सा ग्राफ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा ग्राफ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ग्राफ है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वही वाला PCC करंट है ये। ठीक है, मैंने कहा मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी। भैया मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। तो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है तो करंट के भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम होगा, लेकिन इंटेंसिटी वो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो इसीलिए दो टाइप की फ्रीक्वेंसी हैं ये। बड़े वाले, अगर मैं बड़ी फ्रीक्वेंसी डालूं, म्यू नॉट डालूं, तो मेरा वी नॉट भी ज़्यादा होगा। हाँ ना बोलो? म्यू नॉट जब बड़ा डालूं, म्यू नॉट टू डालूं, तो ये टू भी वन से बड़ा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर इनमें से आएगा तो इन दोनों का ही समेशन आएगा, किन दोनों का? इन दोनों का पैक आएगा, या फिर डायरेक्टली ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों ग्राफों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये तो रटना पड़ेगा ये ग्राफ। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? मैंने कैसे याद करा है? मेरे को याद करना है कि 2 4 7 12 14
16, 18, ठीक है। उसके बाद 56 और 238 तो अपने अपने आप याद हो जाते थे, ठीक है। अब कैसे रखना है इनको याद कि ये भाई साहब थे 2 से नीचे। अब ये 4 वाला जो है, ये 4 वाला जो है ये एग्जैक्टली 7 पे होता है। अब थोड़ा सा देखो, मैं बोल तो रहा हूँ, रटना पड़ेगा इन कुछ चीज़ों को, बट क्या कर सकते हैं, 5 और 6 के बीच में मतलब ऐसा है, ऊपर नीचे, ये इतना पार्ट याद रखना पड़ेगा। अगर ये ग्राफ आ गया तो इतना पार्ट तुम्हें बनाना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके, ठीक है। एलिमेंट कौन से रखने हैं वो ऐसे याद कर सकते हो तुम इस ऑर्डर से, ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ तो है, मैं मानता हूँ। और आ गया तो पूरे 3 मार्क्स लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे 3 बाइंडिंग भी पूछता है वो कि बताओ कि क्या क्या हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि जो भैया जो 50 से ऊपर है, यहाँ पे लिखोगे तुम 50 से ऊपर है और 80 तक है, यहाँ पे एक स्टडी स्लोप है, तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद वालों को बोलोगे कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये बहुत बड़े एलिमेंट है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा कम है, तो इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और ये फिजन दिखाएंगे, ठीक है, फिजन दिखाएंगे और छोटे एलिमेंट में टूट जाए। फिर बोलोगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, फ्यूजन दिखाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ ये है किसका, सेमीकंडक्टर का। किसमें, सेमीकंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट दिखाना है, फिर यहाँ से नी की तरह बनाना है, तो इसको नी वोल्टेज बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। और ये क्या है, एकदम से दिखाना है, एकदम ब्रेक डाउन दिखा देना, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या एवलांच वोल्टेज, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस ग्राफ में, अगर दोनों साथ में बनाने हैं, अगर फॉरवर्ड बायस के साथ बना रहे हो तो मिली एम्पेयर में बनाओगे, क्या बनाओगे, आई को मिली एम्पेयर में बनाओगे। और अगर रिवर्स बायस में बना रहे हो तो माइक्रो एम्पेयर में बनाओगे, बहुत बड़ा फर्क है। 10⁻⁻6 का और 10⁻³ का ग्राफ फर्क है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना बस, बाकी तो कर ही लोगे। नाउ लास्ट ग्राफ रेक्टिफायर वाला, कि आउट अगर एसी सर्किट लगा है तो एसी सर्किट का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वेव फॉर्म ये होगी। हाफ वेव लगा है तो केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, और फुल वेव है तो वो फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा, बस यही है।